आज के सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों को हाइपर एक्टिविटी डायग्नोस्ड रहती है। इधर एडीडी, एडीएचडी। उसमें क्या होता है, बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता, उसको कंटिन्यूअस मूवमेंट चाहिए। उसका बॉडी पोस्चर इतना अच्छा नहीं होगा। दे गेट अग्रेसिव, उनको बहुत जल्दी चिड़चिड़ाहट आती है, गुस्सा आता है, उनको मैनेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो वो जो डायग्नोसिस रहता है अगर, तो उसमें एक मेन फैक्टर जो हमें चेक करना चाहिए जिसकी वजह से वो रहता है इज स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स। अब ये स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स क्या है, क्या इश्यूज रहते हैं, कैसे इसको सॉल्व आउट किया जाए, इस पे ये कंप्लीट डिटेल वीडियो रहेगी। तो आई स्टे ट्यून टिल एंड, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि क्या क्या बच्चे में इश्यूज आ रहे हैं और कैसे कैसे हमको उसको सॉल्व करना है। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स, द फर्स्ट थिंग इज कि ये होता क्या है। देखिए, देयर आर सम इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स जिसमें बच्चे का कंट्रोल नहीं होता एंड दे हैपन। ठीक है, तो अब स्पाइनल गैलांट जो रिफ्लेक्स होता है वो कब डेवलप होता है? एट द जेस्टेशन पीरियड ऑफ 20 वीक। जब बच्चे का पेट के अंदर 20 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तो ये रिफ्लेक्स अपीयर होता है और बाय द एज ऑफ 8 to 9 मंथ ये इंटीग्रेट हो जाता है। और अगर 1 ईयर से बियॉन्ड, अगर 1 ईयर से ज़्यादा ये रह जाता है, रिटेन्ड रहता है उसके बाद, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स में सबसे पहले वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका पर्पस क्या है। देखिए, इसमें क्या है, इससे बच्चे की ऑडिटरी स्किल्स, हम लोग बोलते हैं अराउंड 22 जब वीक्स हो जाते हैं बच्चे को वूम में, तो दे कैन लिसन। तो हम लोग बोलते हैं आपको ज़्यादा गाना गाना चाहिए, यू शुड सिंग, यू शुड टॉक टू योर बेबी। तो बिकॉज ऑडिटरी प्रोसेस को हेल्प आउट करता है स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स। और मेजर जो इसका रीज़न रहता है, जो बेनिफिट होता है, दैट इज हिप मूवमेंट। जो इसका बेसिक इन्फ्लुएंस होता है दैट इज हिप मूवमेंट। हिप मूवमेंट में हेल्प आउट करता है, जिसकी वजह से बच्चा क्रॉल करना सीखता है, वॉक करना सीखता है और यूरिनेशन में ये हेल्प आउट करता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो ये स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बाय द पीरियड ऑफ 8-9 मंथ अगर ये इंटीग्रेट नहीं होगा तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो इश्यूज क्या क्या आएंगे? देखिए, सबसे पहला इशू कि बच्चे का पोस्चर, बॉडी पोस्चर, वो क्या होगा, वो ऐसे बैठेंगे। अगर ऐसे ऐसे अपना पूरा बॉडी गिरा के बेंच पे बैठेंगे और उनको ये अपर बॉडी अपनी ऊपर अपराइट पोजीशन में हेल्ड आउट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनको रीडिंग एंड राइटिंग में भी इश्यूज आएंगे, कंसंट्रेशन में इश्यूज आएंगे। और उनको टेक्टाइल सेंसिटिविटी रहती है कि जैसे अगर उनको कोई कपड़ा पहनाया तो उनको, जैसे होता है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्पाइनल गैलांट क्या होता है, हिप एंड स्पाइनल। तो ये इस पे, तो जो स्पाइन होती है बैक की, उस पर आप उसको टच देंगे, कोई भी टिकलिंग हो रही है तो वो बस ऐसे ऐसे, जैसे अब वो चेयर पे बैठे पीछे टच हो गया तो वो कंटिन्यूस उसको वो मूव हो रहे हैं, उनको मेरा वो मूवमेंट ऑटोमेटिक है, उनका कंट्रोल नहीं है, बिकॉज दिस रिफ्लेक्स इज रिटेन्ड। तो जहाँ से भी उनको बेंच का टच आया, क्लास में चेयर का टच आया, क्लोथिंग का टच आया, तो दे स्टार्ट विगिल, उनको ना बेचैनी हो जाती है, वो ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहेंगे। तो व्हाट विल हैपन, वो उनकी एनर्जी उसी में ही लगी रहती है और उनका ध्यान सारा उसी में ही खोया रहता है, वो फिर बाहर की चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स वाई दे नीड कंटिन्यूअस मूवमेंट, क्योंकि वो स्पाइन जो बैक एरिया है उस पर ज़रा सा भी उनको कुछ भी टच हुआ, दे विल मूव ऑटोमेटिक, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। क्योंकि वो ब्रेन स्टेम, अगर मैं बात करूँ, फ्रंटल लॉब, जो हमारा ब्रेन का फ्रंटल लॉब होता है, वो इतना मैच्योर नहीं हो पाता और वो जो रिटेन रिफ्लेक्सेस हैं वो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट हैं। तो ब्रेन का बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे ही उसको टच मिला और वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे ऑटोमेटिक। तो इसमें बच्चे का कसूर नहीं है, इट्स इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, उस पर हमें ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, पुअर बॉडी पॉस्चर मैंने बताया, कंटिन्यूअस मूवमेंट, टेक्टाइल इश्यूज उनको रहेंगे, जैसे कपड़ों से, क्लोथिंग से उनको इरिटेशन, वो बस पहनेंगे और उनको बस ऐसे ऐसे मूव, और वो कहेंगे नहीं 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 समझ में आ रहा है। तो वो ये रीज़न रहता है।
अब स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स जिसे रहेगा वो कंटिन्यूअस मोस्ट केसेस में, मतलब अगर मैं बात करूँ आउट ऑफ 100, ये मैंने एक स्टडी में पढ़ा था, आउट ऑफ 100 चिल्ड्रन 40 को वर्बल स्टिमिंग, वो कंटिन्यूअस नॉइस मेकिंग भी करते हैं, सम टाइप ऑफ साउंड दे नीड, वो उसको अपने आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट्स नॉट इन देयर कंट्रोल। तो वो कांस्टेंट नॉइस मेकिंग रहेगी, उनको कंसंट्रेशन और फोकस में इशू रहेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी उनकी अच्छी नहीं रहेगी। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली वर्किंग मेमोरी अच्छी नहीं है, वर्किंग मेमोरी अच्छी नहीं है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी नहीं है, बिकॉज वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब उनका कंसंट्रेशन ही नहीं है, उनकी सारी एनर्जी अपनी उस मूवमेंट में रह जाती है, तो व्हाट हैपन, वो ध्यान ही नहीं देते हैं, ना सीक्वेंसिंग मेमोरी आ रही है, ना शॉर्ट टर्म मेमोरी आ रही है, ना वर्किंग मेमोरी पे वो काम कर पा रहे हैं, एंड उनका लर्निंग भी हैम्पर करता है। अब एक और चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था कि इस रिफ्लेक्स का और ADD और ADHD का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर बच्चे को ADD या ADHD है तो हमें स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो रिटेन्ड तो नहीं है और उसकी वजह से उसको ये इशू तो नहीं है। और इस एक और चीज़ जो स्पाइनल गैलांट है कि बेड वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की जिनका स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स, अगर वो पॉटी ट्रेंड भी है तो व्हाट विल हैपन आफ्टर द एज ऑफ 5-6, तो वो नाइट में यूरिनेशन या बेड वेटिंग उनकी रहती है। और ज़रा सा कई बार क्या होगा, उनको ज़रा सी टिंगलिंग सेंसेशन बैक पे हुई और वो हो सकता है कहीं पर भी किसी भी टाइम भी उनको यूरिनेशन हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा रिटेन्ड है तो वो कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। तो बेड वेटिंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है इन लोगों में जिनमें स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स रहता है। तो ये सारे इश्यूज आपको आई होप क्लियर हुए होंगे। तो स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स इंटीग्रेट होता है 8-9 मंथ तक, 1 ईयर के बियॉन्ड अगर रिटेन्ड रह गया तो ये सारे इश्यूज आएंगे। ADHD है तो हमें मतलब ज़रूर चेक करना है इस इशू के लिए। अब बात आएगी हम इसको चेक कैसे करें कि बच्चे में स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स रिटेन्ड है या नहीं। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी टेस्ट, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। हमें वर्टिब्रास पे इस तरह से पेन से या कोई भी ऑब्जेक्ट से उसको सेंसेशन देना है। अगर वहाँ पर मूवमेंट आती है, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने दिया इस साइड नहीं है, बट जब मैंने इस साइड दिया तो हिप एक तरफ मूव हो रहा है, दैट मीन्स स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स रिटेन्ड है। इसमें हिप मूवमेंट एक साइड आई, बट कई बार बच्चे एकदम से ऊपर की तरफ भी अपनी कमर को कर लेते हैं, तो भी रिटेन्ड स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स होता है। अब इस किड में आप देखेंगे मैंने लेफ्ट और राइट वर्टिब्रास पे स्टिमुलेशन दिया तो मूवमेंट नहीं आई, बट जब मैंने उसको बीच में दिया तो हल्की सी ट्विचिंग आ रही है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा रिटेन्ड स्पाइनल गैलांट नहीं है, बहुत थोड़ा इशू है। स्पाइनल गैलांट में मैंने बोला कि बेड वेटिंग का इशू होता है जब दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट वर्टिब्रास की तरफ साइमल्टेनियस टिंगलिंग होता है तो यूरिनेशन हो जाता है। तो व्हाट हैपन, वो बेंच पे बैठे और दोनों तरह से उनको सेंसेशन मिला, टच मिला, तो हल्का सा यूरिनेशन हो गया। रात को सोए वो जो शीट्स होती हैं बेड से वो टचिंग होती है और वो यूरिनेशन हो जाता है। तो ये बेड वेटिंग का भी रहता है। तो अगर बेड वेटिंग है आपके बच्चे में तो स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स है ही है रिटेन, अगर 5-6 ईयर्स के बियॉन्ड भी उसकी बेड वेटिंग है तो ये सारा टेस्टिंग का प्रोसेस है। इस तरह से आप बड़ा इजीली इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसको रेक्टिफाई कैसे करें, इसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ और क्या क्या एक्सरसाइजेज रहेंगी, तो अब हम वो देखते हैं। द नंबर 1 एक्सरसाइज इज स्नो एंजल, हैंड ओपन लेग क्लोज, लेग ओपन हैंड क्लोज। तो दिस इज द एक्सरसाइज जो हमें 10 टाइम्स मिनिमम करानी है, दिन में 3 सेट्स कराने हैं, स्नो एंजल एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बैक क्रॉलिंग, इस तरह से लाई डाउन ऑन योर बैक और फिर पीछे की तरफ क्रॉल करना है। जब आप पीछे की तरफ क्रॉल करेंगे तो आपकी स्पाइनल कोड पे पूरा एक टेक्टाइल सेंसेशन मिलेगी जिससे स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट होने में हेल्प मिलेगा। एक्टिविटी नंबर 3 इज हिप स्कूटिंग, हिप्स के इस तरह से बिठाना है और हिप्स के बल आपको वॉक करना है इस तरह से। दिस इज हिप स्कूटिंग और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है फॉर स्ट्रेंथनिंग पर्पज ऑल्सो। नेक्स्ट इज वॉल पुश एक्टिविटी, इस पोजीशन में हमें बच्चे को लेटाना है, रेडी होने का टाइम देना है एंड पुश।
अपने आप को पुश करना है। तो दिस इज़ अ वेरी फन एक्टिविटी और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने में हेल्प मिलती है। दीज आर 4 एक्सरसाइजेज जिससे हम लोग स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करते हैं। दीज आर वेरी इजी एंड बेसिक एक्सरसाइजेज। हमें जब भी कोई रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करना है तो हमें उसकी फ्रिक्वेंसी पे ज़रूर ध्यान देना है। फ्रिक्वेंसी पे क्यों ध्यान देना है? देखिए हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है, ठीक है। अब उस पैटर्न को, जो पुराना पाथवे बना हुआ था, सपोज करें ये पाथवे बना हुआ था, अब हमें ऐसे करना है। अगर सिर्फ दिन में एक आध बार थोड़ी देर करा लिया तो ये ऐसे से ऐसे नहीं होएगा, ठीक है। तो रेगुलरिटी और फ्रिक्वेंसी से ही वो नया पाथवे फॉर्म होगा। तो इसलिए इसमें रेगुलरिटी, फ्रिक्वेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने दिन में 2 से 3 बार कराना ही कराना है, तभी वो नए पाथवेज बनेंगे, न्यू पैटर्न्स क्रिएट होंगे और जिससे वो रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट होंगे। तो ये दिन में आपने सेट ऑफ एक्सरसाइजेज मिनिमम 2 टाइम्स ज़रूर कराना है ताकि वो इंटीग्रेशन में हेल्प हो और बच्चे की लर्निंग अंडरस्टैंडिंग बने और वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स की ब्रेन का कंट्रोल आए उन मूवमेंट्स पे, और फिर वो टिकलिंग सेंसेशन और जो भी बच्चे को, स्पेशली जो बच्चे ADHD में हैं, उनकी वो कन्फ्यूजन्स दूर हों, वो सेंसेशंस उनकी रिड्यूस हों, और जो बच्चे का बेड वेटिंग का है वो रिड्यूस हो, तो जो भी सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। स्पाइन से स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स में अब हमने ये सब किया। आई होप आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं आपके कमेंट्स को सीरियसली रिप्लाई कर पाऊँ। मतलब मेरा पूरा एफर्ट रहता है, आई मेक इट श्योर कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर पाऊँ। एंड जो चीज़ मुझे नहीं आती है या नहीं समझ में आती है तो मैं बोलती हूँ आई डोंट नो, या फिर मेरे को जितना पता है मैं उतना ही बता पाती हूँ। तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आई विल ट्राई कि अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग है तो आई विल सॉल्व इट आउट। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने में। प्लीज़ मैं इस पूरी सीरीज़ में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि शेयरिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसका नॉलेज दूसरों तक पहुँचाएंगे उतना उनको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि क्या इश्यूज बच्चे में रह गए हैं और कैसे हम उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखिए थेरेपी एंड रिस्पॉन्स और रिजल्ट इतना नहीं मिलता तो व्हाट हैपन, वी गेट डिमोटिवेटेड। तो दिस इज द की लिंक, क्योंकि देखिए जब आप प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करने में काम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस और सेंसरी इश्यूज दे आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। आप साइमल्टेनियसली सेंसरी इश्यूज पे काम करेंगे, रिजल्ट्स थोड़े मिलेंगे, बट जब हम दोनों पे एक साथ काम करेंगे, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एंड सेंसरी इंटीग्रेशन, तो रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो मिसिंग लिंक है दैट इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, तो वो उस पर हमें ज़रूर काम करना है ताकि बच्चे के सेंसरी इश्यूज, देखिए इसमें सारे सेंसरी इश्यूज हैं कि बच्चे को टेक्टाइल सेंसरी इशू है, बच्चे की मूवमेंट है, ही नीड मूवमेंट, तो वो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे की मूवमेंट नीडेड्स, वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव इशू, इसमें क्या हुआ, ऑडिटरी से रिलेटेड है स्पाइनल गैलांट, क्योंकि बच्चा इसमें ऑडिटरी स्किल्स डेवलप करता है। तो मैं एक चीज़ भूल गई इसमें वीडियो में एक्सप्लेन करना, हम लोग बोलते हैं बच्चा ध्यान नहीं देता है, बच्चा नहीं सुनता है, व्हाट हैपन कि इसमें ऑडिटरी स्किल इन्वॉल्व है स्पाइनल गैलांट में। तो व्हाट विल हैपन कि अब सपोज कीजिए वो वॉइसेस को कैंसिल नहीं कर पा रहा। अब जैसे मेरे को कोई काम करना है, अभी बाहर वॉशिंग मशीन चल रही है, बट अभी मेरा कंसंट्रेशन यहाँ पर है और मैं उस वॉइस को बाहर निकाल पा रही हूँ, या फिर पीछे से टीवी चल रहा है तो मैं उस नॉइस को कैंसिल करके अपने काम पे फोकस कर पा रही हूँ। बट इन दिस केस ऑडिटरी में क्या होगा, उनकी स्किल्स पे उनका कंट्रोल नहीं है, उस ऑडिटरी इशू पे उनका कंट्रोल नहीं है, और जितनी वॉइसेस आ रही हैं वो सब उनको अटेंशन दे रहे हैं, और जो एक्चुअल में आप बोल रहे होंगे उस पर उनका फोकस नहीं जा रहा है। तो उस वजह से दैट इज ऑडिटरी इशू, ठीक है। तो वो ऑडिटरी इशू भी बच्चे को आ गए। तो अगर हम इन रिफ्लेक्सेस पे काम करेंगे तो ये इश्यूज भी कंट्रोल आ जाएंगे, और साथ में हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाली एक्टिविटी करनी ही करनी है।
बिकॉज उससे हमें रिजल्ट्स डबल मिलेंगे। अगर सिर्फ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम कर रहे हैं तो भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, सिर्फ सेंसरी पे अकेले काम कर रहे हैं तो भी रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। दोनों को मिलाकर काम करेंगे, रिजल्ट्स विल बी ट्रेमेंडस। आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए और फिर रिजल्ट्स देखिए एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि यार पहले क्यों नहीं पता चला मुझे। तो मेरा मिस्टेक रह गया। स्पाइनल गलैंड इज रिलेटेड टू ऑडिटरी इश्यूज ऑल्सो, कि बच्चा आपकी बात पे ध्यान नहीं देता बिकॉज ही इज सो फोकस्ड ऑन ऑल द नॉइसेज, उसको वॉइस कैंसलेशन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही ये स्पाइनल गलैंड रिफ्लेक्स इंटीग्रेट होगा, ही विल बी एबल टू सॉर्ट नॉइसेस कि किस बात पे मुझे सुनना है और किसको कैंसिल करना है। तो ये स्किल बच्चे में तब आएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू इफ़ यू लाइक इट एंड आपको समझ में आया है और आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर and comment are really important. I always say your comments are really important, so keep commenting, keep liking, keep sharing and keep subscribing. Thank you so much.